है तो वहां उसे दिव्या का शरीर नहीं मिलता, जो उसकी परेशानी को बढ़ाने के साथ साथ उसके शक को दिव्या के प्रति और गहरा कर देता है। अब सुनिए आगे। आयुष हड़बड़ाया हुआ घर के हर कोने में देखता है और सोचता है कि क्या हुआ होगा। कहीं कोई निशान नहीं है, घर में भी हर चीज व्यवस्थित है। फिर आखिर दिव्या क्यों ऐसे अचानक गायब हो गई? आयुष ने दिव्या के शरीर को अपने काबू में कर रखा था। क्या दिव्या के शरीर के अंदर मौजूद बुरी आत्मा फिर से शक्तिशाली हो गई है? अपने दिमाग में इन सवालों के लिए आयुष उसे घर में हर तरफ ढूंढता है। फिर अचानक वो घर के पीछे की तरफ भागता है और पीछे के रास्ते में भी उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। गौर से नीचे की ओर देखने पर उसे सिर्फ दो पैरों के निशान दिखते हैं। उन कदमों के निशान देखकर आयुष सोचता है, इसका मतलब दिव्या यहाँ तक तो आई है। वो सोचने लगता है, अगर वो पिशाच है तो भला पिशाच चलकर क्यों जाएगा? वो तो उड़ भी सकता है। ऐसे सोचते हुए और मन ही मन खुद पर गुस्सा करते हुए आयुष घर के पीछे के रास्ते से जंगल की ओर बढ़ जाता है। जंगल की कटीली झाड़ियों को चीरते हुए वो आगे बढ़ता है और खुद से सवाल करता है, क्यों मैं दिव्या के शरीर को घर पर लाया? यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जो एक पिशाच को घर पर रखा। उसे तभी मार देना चाहिए था। हो ना हो ये पक्का है कि दिव्या ने ही गांव के उन दोनों बच्चों मिनी और मन्नू का अपहरण किया है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए आयुष के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है, रुको! दरअसल वो और कोई नहीं, दिव्या के पापा थे। अचानक आयुष को देखकर वो डर गए। जब आयुष ने वहां लकड़ियों का एक जमा हुआ ढेर देखा। ये क्या है? आखिर क्या करने वाले थे आप? दिव्या के पापा के पास आयुष की इस बात का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा, क्या क्या कर रहा हूँ? दिख रहा है ना तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए इसकी चिता को जलाना है। मैं जानता हूँ जब तक ये नहीं करूंगा तब तक ना मुझे और ना ही मेरी बेटी को शांति मिलने वाली है। ऐसा कहकर चिता को जलाने के लिए उन्होंने मशाल निकाल ली और उसे जलाने लगे। लेकिन वो मशाल जलाते ही उससे पहले ही आयुष ने दिव्या के पापा का हाथ पकड़ लिया। दुख और गुस्से से भरे दिव्या के पिता ने अपने दूसरे हाथ से आयुष को जोरदार थप्पड़ दे मारा और भावुक होते हुए कहा, मत रोको मुझे, मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर लेने दो। और ऐसा कहकर वो रोने लग गए। दिव्या के पापा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो भरे और भारी गले के साथ आयुष से माफी मांगते हैं। मुझे मुझे माफ कर दो आयुष, ये जो बाप की आत्मा है ना, इसी ने विवश कर दिया मुझे ये सब करने पर। दिव्या के पापा से ये शब्द सुनकर आयुष एक पल को सोचने पर मजबूर हो गया और खामोशी से बस सुनता रहा। इस वक्त आयुष के पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसे बोलकर वो उन्हें दिलासा दे सके। फिर आयुष ने एकदम से कहा, ठीक है, आपको अंतिम संस्कार करना है, कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी इस पिशाचिनी चंद्रहास तलवार से दिव्या की गर्दन को काटना होगा, तभी ये अंतिम संस्कार हो पाएगा। नहीं तो ये फिर से गायब होकर पिशाच बन जाएगी। ऐसा कहकर आयुष दिव्या के पापा के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। और जब उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यही देखना मेरे नसीब में है तो तुम अपनी तलवार से काट दो इसकी गर्दन। और रोते हुए खुद को अभागा बाप कहते हुए अपना सर पीटने लगे। इस वक्त आयुष के सामने एक दुविधा की स्थिति बन गई थी। हालांकि आयुष को भी इस बात का बेहद दुख था, लेकिन उसकी मजबूरी और उसका कर्तव्य उसे ये सब करने को बोल रहा था। भारी मन के साथ आयुष अपनी तलवार चंद्रहास को म्यान से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ता है। जब वो अर्थी पर लेटी दिव्या की गर्दन काटने के लिए उसके करीब जाता है तो वो अचानक रुक जाता है। आयुष उस चेहरे को एक बार जी भर के देखना चाहता है। उसके चेहरे को देखते हुए वो उसके साथ बिताए वक्त को याद करता है। लेकिन हालात के आगे मजबूर आयुष अब और ज्यादा देर रुके बिना दिव्या की आत्मा की शांति के लिए अपनी तलवार उसकी गर्दन पर चला देना चाहता था। लेकिन तभी आयुष देखता है कि दिव्या की बंद आंखों से आंसुओं की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। दिव्या की आंखों में आंसू देखकर आयुष तलवार छोड़ देता है।
दिव्या के पिता ये देखकर हैरानी से पूछते हैं, क्या हुआ आयुष, तुम्हारी तलवार गिर कैसे गई? मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, मेरे और तुम्हारे हाथ शायद इतने मजबूत नहीं है, इनमें वो ताकत नहीं है कि हम ये काम कर सके। आयुष कुछ नहीं बोला और चुपचाप अर्थी पर लेटी दिव्या को देखता रहा। दिव्या की आंखों से गिरते ये आंसू देखकर आयुष की भी पलकें भीग गई थी। आयुष के दिल में दिव्या के प्रति ये दुख देखकर दिव्या के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें दिव्या और उसके बदनसीब दुखी पिता के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी, तभी मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। दिव्या के पापा की ये सब बातें सुनकर आखिरकार आयुष ने कहा, नहीं, मैं नहीं मार सकता दिव्या को। उसकी ये बात सुनकर दिव्या के पिता चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तो तुमने ही कहा था आयुष की जब तक गर्दन तलवार से नहीं काटेंगे तब तक वो पिशाच नहीं मरेगा और अंतिम संस्कार करने से कुछ नहीं होगा, और अब तुम ही रुक रहे हो। तब आयुष बोलता है, दिव्या की आंखें देखिए, इन आंखों से आंसू निकल रहे हैं और जिन आंखों में आंसू हो वो कभी गलत और बुरा कैसे हो सकता है? अगर ये आंसू है तो इसका मतलब है कि ये अच्छाई के आंसू है। बुरी आत्मा या बुरे लोग कब रोते हैं? इनमें जज्बात है, अथाह दुख है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर आयुष चुप हो जाता है। दिव्या के पापा पूछते हैं, तो फिर अब क्या करोगे तुम? आयुष जवाब देता है, कुछ नहीं, पहले इसके अंदर जो बुरी आत्मा है उसे बाहर निकालने दो। ये जो हम करने जा रहे थे ये बुरी मौत है और इसे पिशाच की मौत नहीं मरना। ऐसा कहते हुए आयुष अर्थी पर लेटी दिव्या को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे उठाते हुए दिव्या के पापा से कहता है, मैं दिव्या के शरीर को वापस अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अपने कंधे पर उठाकर आयुष दिव्या को वापस अपने घर में ले आता है और उसे लेटाकर जैसे ही उठने लगता है दिव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और आयुष को रोकती है। ऐसा देखकर आयुष एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि दिव्या ने उसे इस तरह रोका हो। आयुष वहां बैठ जाता है और दिव्या के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके हाथ को प्यार से सहलाता है और कहता है, दिव्या। दिव्या हामी भरती है। ये देखकर आयुष थोड़ा खुश होता है कि दिव्या अभी खुद को महसूस कर रही है और उसने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। इसलिए आयुष ने उसे थोड़ा सहज महसूस करवाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बोलो दिव्या, मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो। आयुष की बात सुनकर दिव्या ने कहा, हाँ आयुष, मैं तुम्हें ये बोलना चाहती थी कि तुम बहुत अच्छे हो। पता नहीं क्यों लोग तुम्हें वो सब कहकर बुलाते थे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। क्यों लोगों को किसी के अंदर की अच्छाई नहीं दिखती? क्यों अक्सर लोग हमें उन चीजों के लिए कसूरवार मान लेते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं? दिव्या आयुष से ये बातें कर जरूर रही थी, लेकिन इन बातों से कहीं ज्यादा तसल्ली और सुकून आयुष को मिल रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आज तक आयुष को किसी ने दोस्त नहीं माना, कोई उससे बात भी नहीं करता था। शायद वो उससे इसलिए भी बात कर रही थी कि उसे पता था उसके अंदर के खालीपन के बारे में। दिव्या जानती थी कि आयुष कितना रहम दिल और नेक इंसान है, इसलिए वो उससे पूछती है कि आयुष, लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, फिर भी कैसे तुम उन्हें करारा जवाब क्यों नहीं देते? ईंट का जवाब पत्थर से दिया करो, तभी मानेंगे लोग। इतना कहते हुए दिव्या आयुष के जवाब का इंतजार करने लगी और कहा, बताओ क्यों नहीं उन्हें चुप करवाते? आयुष ने कहा, मेरे दादाजी मुझे हमेशा कहा करते थे, लोग तुझे कदम कदम पर ताने मारेंगे, तुझे गालियां देंगे, लेकिन तू अपने गुस्से को कभी उन पर मत उतारना और कभी इस कारण किसी गांव वाले की मदद करने से पीछे मत हटना। शायद मेरे अंदर की सारी अच्छाइयां उन्हीं की वजह से है। बहुत देर तक आयुष और दिव्या एक दूसरे से बात करते रहे। इस दौरान उन्होंने आज बचपन के उन पलों को फिर से जी लिया था। उधर गांव से गायब हुए 3 साल से कम उम्र के 2 छोटे बच्चे
मिनी और मन्नू मिल जाते हैं, जिनकी खबर लेकर गांव का सरपंच घबराया हुआ आयुष के पास आता है। उस वक्त वो अपने घर के बाहर ही लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि चूल्हा जलाकर खाना बनाना था उसे। पिछले 2 दिन से इसी भाग दौड़ के चलते उसने कुछ नहीं खाया था। सरपंच आयुष से कहता है, आयुष, आयुष जल्दी चलो, वो दोनों छोटे बच्चे मिनी और मन्नू, क्या हुआ उन्हें? और आप इतना घबराए हुए क्यों हो? आप 1 मिनट आराम कीजिए और तसल्ली से बताइए। सरपंच कहता है, वो दोनों बच्चे मिल गए, चलो। लेकिन ये बात आयुष को कुछ समझ नहीं आई कि जब दोनों बच्चे मिल गए हैं तो सरपंच जी इतने घबराए हुए क्यों हैं? आखिर क्या हुआ था उन दोनों मासूम बच्चों के साथ, और क्या आयुष दिव्या के शरीर को बुरी आत्मा से मुक्ति दिला पाएगा? खुद आयुष की जिंदगी के बचे 25 हफ्तों में से एक हफ्ता तो खत्म भी हो गया था। क्या बचे इन 24 हफ्तों में आयुष पंच तत्व की शक्तियां हासिल कर पाएगा? इन सब सवालों के जवाब और आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम और सुनिए ऑडियो बुक खौफ की दस्तक, पिशाच हंटर, फॉरबिडन स्प्रिंग। अब तक आपने सुना कि दिव्या के पिता आयुष के घर से दिव्या के शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब आयुष अपनी शक्तिशाली तलवार को दिव्या की गर्दन पर चलाने वाला होता है, तब दिव्या की आंख से निकले आंसू देख अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। सरपंच आयुष के घर आके कहता है, वो दोनों बच्चे मिल गए, चलो। लेकिन ये बात आयुष को कुछ समझ नहीं आई कि जब दोनों बच्चे मिल गए हैं तो सरपंच जी इतने घबराए हुए क्यों हैं। अब सुनिए आगे। जब आयुष गांव के अंदर उन 2 छोटे बच्चे जिनका अपहरण हुआ था उनके घर की गली में पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर एक लंबी भीड़ जमा है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भीड़ में लोगों को अलग करते हुए जैसे तैसे घर तक पहुंचता है और अंदर जाता है तो वहां का परिदृश्य देखकर उसके पांवों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अभी ठीक से बोलने भी नहीं लगे थे, कैसे उन दोनों कोमल से बच्चों का शरीर एक बांस के लोथड़े की तरह पड़ा था। ये देखकर वो नीचे से ऊपर तक कांप जाता है। उन मासूम बच्चों का खाल निकला हुआ शरीर देखकर कोई भी डर के मारे कांप उठे। इतना विभत्स माहौल देखकर खुद आयुष भी पूरा हिल गया था। वो ये भी नहीं सोच पाया था कि ये कैसे हो सकता है और किसने किया होगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग बद्री प्रसाद अपनी लाठी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा। आयुष को देखकर जोर जोर से कहने लगा, इस मनहूस पनौती के कदम जब से वापस गांव में पड़े हैं, तब से गांव में कुछ ना कुछ अशुभ ही हो रहा है। लोगों की मौतें हो रही है और मुश्किलों के थमने का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा। वो बुजुर्ग बड़बड़ाते रहा। हालांकि आयुष के लिए ये कोई नया किस्सा नहीं था। आज मातम के इस माहौल में लोगों ने बुजुर्ग की बातों पे ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी उस बुजुर्ग का साथ नहीं दिया था। लेकिन जब भी उसे कोई मनहूस और पनौती बोलता था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये सब देखकर आयुष तुरंत वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और चलते चलते मन ही मन सोचता है, किसने किया होगा ये सब? क्या कोई नया पिशाच है या फिर ये बब्बन का काम है? गांव के उस बुजुर्ग की कही हुई बातों और मासूम से बच्चों की निर्मम हत्या का दुख लेकर वो अब अपने घर के अंदर आ जाता है, जहां दिव्या का बेजान हो चुका शरीर मौजूद था, जो सिर्फ बात कर सकता था। आयुष दिव्या के पास जाकर बैठ गया और दिव्या से बात करते हुए अपने दिल के दर्द को बयां करने लगा कि दिव्या, ये गांव वाले कितने बेरहम हैं। बिना सोचे समझे हर बार मुझ पर आरोप लगा देते हैं। पहले भी गांव में जो हुआ उसका कारण मुझे ही मानते हैं, जबकि मेरे दादाजी कहते थे कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ था। आयुष दिव्या के शरीर से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे अपने दरवाजे पर पत्थर लगने की आवाज आती है। आयुष तुरंत चौकन्ना होकर दरवाजे की तरफ जाता है और जानने की कोशिश करता है कि दरवाजे पर कौन पत्थर मार रहा है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने गांव वालों का एक समूह है, जिनमें मिनी और मन्नू, उन दोनों मासूम बच्चों के माँ बाप और गांव का वो बुजुर्ग भी है। अपने घर के बाहर गांव वाले लोगों की भीड़ को देखकर आयुष को समझ आ गया
कि सभी लोगों को उसके प्रति भयंकर गुस्सा है। उनके चेहरे के भावों से साफ झलक रहा था कि इस वक्त आयुष के प्रति उनके दिल और दिमाग में कितनी नफरत भरी थी। बच्चों की मौत और इन सारे हालातों का उसे जिम्मेदार मानते हुए वो लोग सारा गुस्सा आज आयुष पर उतार देना चाहते थे। मृत मिनी और मन्नू के माता पिता बिलखते हुए अपने बच्चों की मौत का कारण आयुष को मानने लगे थे और वो सब आयुष को मार देना चाहते थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, आयुष, तुम पनौती हो ये हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जरूर तुमने ही बच्चों को मारा है। अब सीधे सीधे बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? बच्चों की मां रोते हुए आयुष से पूछती है, अरे अरे मेरे 3 साल के मासूमों ने क्या ही बिगाड़ा था जो तुमने निर्दयता से उनको मार दिया। तभी पीछे खड़ा एक लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मारो इसे, अगर अब भी इसे यूं ही छोड़ दिया तो और न जाने कितनों की जान ले लेगा। ऐसा कहते हुए उसने पत्थर फेंका जो सीधा आयुष के माथे को छूते हुए निकला। हालांकि इस पत्थर से आयुष को कोई खास चोट तो नहीं आई, लेकिन उस पत्थर की नोक हल्के से उसको छूते हुए निकलने से खरोंच उसके माथे पर लग गई थी। आयुष उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि मैंने नहीं मारा बच्चों को, मेरा यकीन करो। तभी गांव से आए हुए इन लोगों में से एक हष्ट पुष्ट और लंबी कद काठी का एक जवान आदमी निकलकर आयुष के सामने आ गया और उसने सीधा मुक्के से आयुष के मुंह पर वार किया। आयुष ने बिना हाथ उठाए सिर्फ अपना बचाव किया और उस आदमी का ये पंच खाली गया। तभी एकदम से हाथ में कोई नुकीली चीज लिए मिनी और मनु की मां ने आयुष के हाथ पर प्रहार कर दिया। इस बार आयुष को चोट लगी और उसके हाथ से खून भी बहने लगा था, लेकिन बिना खून की परवाह किए आयुष गुस्से से बोलने लगा, मैं भी चाहूं तो तुम सब पर हाथ उठा सकता हूं और सबको मार सकता हूं। आपको जो भी समझना है समझो, लेकिन ये बात जान लो, मैं मरूंगा तो नहीं, क्योंकि मेरे इस जीवन के लिए मुझे दुनिया में लाने के लिए मेरी माँ खुद मर गई। मुझे बचाने के लिए मेरे पापा ने अपनी जान दे दी और मेरे दादाजी मुझे बड़ा करने के लिए सालों गांव से दूर जंगल में रहे। बहुत त्याग किया है उन्होंने और मेरे माँ बाप की कुर्बानी ऐसे तो जाया नहीं जाने दूंगा। आयुष की ये बातें सुनकर गांव वाले रुक गए। जिन आंखों में अब तक एक गुस्सा उफान लिए था, वहीं अब उनमें डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आयुष ने कहा कि बच्चों को मैंने नहीं मारा, लेकिन ये जिसने भी किया है उस हत्यारे को पकड़कर जरूर मारूंगा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ये करतूत हमारे ही गांव के बदमाश बब्बन की है। आयुष ने सबसे वादा करते हुए उन्हें भरोसा दिला दिया था, इसलिए अब गांव वाले भी वहां से चले गए थे। लेकिन अभी बात खत्म नहीं, शुरू हुई थी और ये मसला ज्यादा पेचीदा हो गया था। दरअसल अब जो होने वाला था वो आयुष के लिए नई मुसीबतें और चुनौतियां खड़ी करने वाला था। ठीक अगले ही दिन गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसे सुनकर सबसे ज्यादा झटका आयुष को लगा। खबर ये थी कि बदमाश बब्बन मर गया है और उसकी लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी मिली थी। आयुष जब लाश के पास आया तो बहुत टेंशन में आ गया कि अब वो गांव वालों के सामने कैसे अपने आप को बेकसूर साबित करेगा कि आयुष ने बच्चों का खून नहीं किया है। आयुष को बच्चों के जिस हत्यारे पर शक था वो बब्बन ही था। इधर बब्बन की लाश देखकर गांव वाले खुसर फुसर करने लगे कि जिसने बच्चों को बेरहमी से मारा उसी ने देखो बब्बन को भी मार दिया। हो ना हो ये आयुष ही असली पिशाच है। गांव वालों का ये भ्रम पुख्ता होने ही वाला था। तभी गांव का एक 14-15 साल का लड़का ललित भागते हुए आता है और फूली हुई सांस के साथ कहने लगता है, सरपंच जी, सरपंच जी। ललित के बोलने से ज्यादा उसकी फूलती हुई सांस सुनाई दे रही थी। सरपंच ने कहा, अरे ललित, क्या हुआ? ललित ने कहा कि सरपंच जी, कल रात जब मैं घर जा रहा था तब मैंने देखा बब्बन, चंदन और दुर्जन सिंह ये तीनों साथ थे और शायद इन तीनों ने शराब भी पी रखी थी और जोर जोर से एक दूसरे को गालियां देते हुए किसी बात पर आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैंने ज्यादा तो कुछ सुना नहीं, क्योंकि इनकी लड़ाई देखकर मैं डर गया था और जल्दी से घर लौट आया। पर मुझे लगता है इसकी मौत के पीछे कल रात की ही लड़ाई होगी। आखिरकार बात की गहराई तक पहुंचने के लिए सरपंच ने चंदन और दुर्जन को बुलाया।
जब सरपंच ने चंदन और दुर्जन से बीती रात को लेकर क्या हुआ था ये जानने की कोशिश की, तो दोनों ने अपना बीच बचाव करते हुए कहा कि लगता है सरपंच जी, इस आयुष ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके इस लड़के ललित का दिमाग वश में कर लिया है और हमें फंसाने के लिए ये नई कहानी बुनी है। इसकी बातों पर विश्वास मत करना सरपंच जी। इस मनहूस ने कल ही गांव वालों के सामने ये कहा था कि बदमाश बब्बन 2 दिन में मर जाएगा, और देखो इस मनहूस ने अपनी काली जबान से जो कहा वो सच हो गया। चंदन और दुर्जन सिंह की बातें सुनकर गांव के कई लोगों ने उसकी बात पर सहमति जताई। आयुष अब चंदन और दुर्जन सिंह के बीच बचाव के षड्यंत्र में बुरी तरह फंस चुका था और उसे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को बेकसूर साबित करे। तभी वहां पर दुर्जन ने सीधा आकर आयुष को पीछे से मारा। इससे पहले कि आयुष उसके वार से बचता, उसे जोर से पीठ पर उसका हाथ लगता है। इतने में ही एक और मोटे से आदमी ने उसको सामने से मुंह पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन बिना हाथ उठाए आयुष बच निकला। तभी धोखे से आकर किसी ने उसे धक्का मारा और कहा, मारो इस मनहूस को, नहीं तो लोग यहाँ लाशें गिनते रहेंगे और हर लाश के साथ ये एक नई कहानी सुनाता रहेगा। आयुष जाकर बब्बन की ही लाश के पास गिर गया और बब्बन को देखने लगा। इस वक्त आयुष बहुत ज्यादा हताश था। आयुष बब्बन को देखकर एक लाचार की तरह कहने लगा, बब्बन, बब्बन, बब्बन आंखें खोल, सच बोल दे उठकर बब्बन। इससे पहले आयुष कभी इतना मायूस नहीं हुआ था। आयुष को गांव वालों से कोई बचाने वाला नहीं था। तभी किसी ने गिरे हुए आयुष पर मोटी लकड़ी से उसकी छाती पर मारना चाहा। तभी वो पलटकर एकदम से खड़ा हो उठता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है, सच क्या है वो जल्द सामने आ जाएगा और वो सच खुद बब्बन की लाश बोलेगी। पर क्या आयुष यहाँ से बच पाएगा? क्या उसके मुंह से निकली बात उसकी ढाल बनेगी और उसे एक और मौका देगी? या अब यही उसका आखिरी समय था? इन सब सवालों के जवाब और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब तक आपने सुना, मिनी और मन्नू की हत्या के लिए गांव वाले आयुष पर शक करते हैं और आयुष को बब्बन पर शक है। लेकिन अब बब्बन की भी हत्या हो गई। आयुष ने कहा, बब्बन की लाश ही सच बोली। अब आगे। आयुष की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही ख्याल था कि बब्बन खुद उठकर बोलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान कैसे बोल सकता है? दुर्जन सिंह ने जब ये सुना तो कहा, क्या बकवास कर रहा है ये मनहूस? बब्बन तो मर चुका है, अब वो उठकर कैसे बोलेगा? ये जरूर हम सबको डराने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ से बचकर निकल सके। गांव वालों, इसकी कोई बात मत सुनो। सरपंच को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आयुष ने सरपंच की ओर देखते हुए कहा, किसने कहा कि बब्बन मर गया? आयुष की बात सुनते ही सभी गांव वालों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उनके बीच में चंदन और दुर्जन सिंह के चेहरे पर आश्चर्य के साथ थोड़ा डर भी था। क्या बब्बन जिंदा है? जैसे ही ये बात किसी के मुंह से निकली, सभी बब्बन की लाश की ओर देखने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी आयुष बब्बन के पास गया और उसके सीने पर जोर से लात मारी। ये देखकर काफी गांव वालों को लगा कि आयुष पागल हो गया है, लेकिन अगले ही पल उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। बब्बन, जो अभी तक मरा हुआ था, वो अचानक से उठकर जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर काफी लोग पीछे हट गए। उन्हें लगा कि ये बब्बन का भूत है और काफी लोग आयुष को डर की नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आयुष ने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया या शायद पिशाच बना दिया। हालांकि असल में आयुष जब बब्बन के पास गिरा तो उसे बब्बन के दिल की धड़कनों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अगर उसके दादाजी ने उसे जादुई विद्या के साथ मनुष्य के शरीर के बारे में नहीं बताया होता और उसके सुनने की शक्ति अच्छी नहीं होती, तो उसे कभी नहीं पता चलता कि बब्बन अब भी जिंदा है। देखने में सबको ऐसा लगा कि जैसे आयुष ने उसे लात मारी है, पर उसने बब्बन के दिल को झटका दिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में जमा हुआ खून मुंह से बाहर निकलने लगा। बब्बन, जो कि मौत से बचकर अभी अभी वापस आया था,
उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा लोगों ने उसे घेर रखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर चंदन और दुर्जन सिंह पर पड़ी। उन्हें देखकर बब्बन की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। बब्बन को जिंदा देखकर चंदन और दुर्जन सिंह के भी चेहरों से पसीना छूटने लगा। आयुष जो एक तरफ खड़ा था, वो अब बब्बन के सामने आकर नीचे झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, चलो अब जरा कुछ बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि चंदन और दुर्जन सिंह तुम्हें क्यों मारना चाहते थे, या मैं ये कहूं कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा। बब्बन ने खुद को संभालते हुए आयुष की तरफ देखा और कहा, ये दोनों मुझे पैसों के लिए मारना चाहते थे। पैसों के लिए? क्यों? इनके खुद के पास बहुत सारी जमीन और पैसे हैं, तो ये तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? और जहां तक मुझे पता है, तुम इतने भी अमीर नहीं हो जो ये दोनों तुम्हें मारना चाहें। आयुष ने बब्बन से कहा। आयुष जानता था कि ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। बब्बन की बात सुनकर सभी गांव वालों के मन में भी यही ख्याल था। चंदन और दुर्जन सिंह दोनों के पास अच्छी खासी संपत्ति और पैसे थे, तो भला वो बब्बन को क्यों मारने की कोशिश करेंगे। सबको अपने पर शक करते हुए देखकर बब्बन को महसूस हुआ कि आखिर आयुष को कैसा लगता होगा। उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम सब क्या सोच रहे हो। असल में कुछ दिन पहले जब मैं बगल वाले गांव गया था, तो वहां से उनके मंदिर से मैंने मूर्ति और गहने चुरा लिए थे, और किसी को पता ना चले इसके लिए मैंने मूर्ति और गहने को रात के समय जंगल में एक जगह दफना दिया था। जब मैं वापस आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में आयुष मिला। उसके आगे क्या हुआ ये सबको पता है। कल रात को जब मैं चंदन और दुर्जन सिंह के साथ शराब पी रहा था, तभी शराब के नशे में मेरे मुंह से मूर्ति चोरी की बात निकल गई। इसके बाद इन दोनों ने मुझे धमकाकर चोरी के सामान की जगह पता कर ली और फिर मुझ पर हमला कर दिया। बब्बन की बात सुनकर पूरा गांव बिल्कुल खामोश हो गया। कल उन सबने बब्बन का साथ दिया था और आज सुबह आयुष को इतनी खरी खोटी सुनाई और उस पर हमला भी किया, जबकि शुरू से ही आयुष की कोई गलती नहीं थी। कुछ लोगों के चेहरे पर पछतावा था और कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। चंदन और दुर्जन सिंह बब्बन की बात सुनकर काफी घबराए हुए थे। सच सबके सामने आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नकारते हुए कहा, क्या बकवास है ये सब। ये बब्बन भी झूठ बोल रहा है। हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो हम चोरी के सामान के ऊपर नजर डालेंगे। हाँ हाँ, ये बब्बन बकवास कर रहा है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग घूम गया है, चंदन ने कहा। ये सुनकर सभी गांव वाले उन दोनों की तरफ देखने लगे। आयुष ने सरपंच की ओर देखकर कुछ इशारा किया। आयुष का इशारा समझकर सरपंच ने कहा, देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर बब्बन सच कह रहा है तो वो मूर्ति जरूर चंदन और दुर्जन सिंह के पास होगी, इसलिए हमें उनके घर की तलाशी लेनी होगी। हमारे घर की तलाशी? चंदन और दुर्जन सिंह दोनों ने साथ में कहा। उन्हें देखकर सरपंच ने कहा, हाँ, घर की तलाशी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद सरपंच और गांव के सभी लोग चंदन और दुर्जन के घर की तरफ निकल गए। आगे सरपंच चल रहे थे और उनके पीछे गांव के बाकी लोग। सरपंच से थोड़ी दूरी पर चंदन और दुर्जन भी चल रहे थे, लेकिन वे भीड़ से थोड़े से अलग थे। वो एक दूसरे से इशारों में कुछ कह रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे थोड़ी दूरी पर कोई उनकी सभी हरकतों पर नजर रख रहा था। गांव वालों ने जब चंदन और दुर्जन सिंह के घर की तलाशी ली, तो उन्हें चुराई हुई मूर्ति और गहने मिले। जैसे ही उन्हें चोरी का सामान मिला, वैसे ही चंदन और दुर्जन सिंह वहां से भागने लगे। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उन दोनों का कॉलर पकड़ लिया और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे आयुष खड़ा था। आयुष ने उन्हें रस्सी से बांध दिया और फिर पुलिस का इंतजार करने लगा। सरपंच और आयुष ने बब्बन, चंदन और दुर्जन सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया और चोरी की हुई मूर्ति और गहनों को भी पुलिस को दे दिया। पुलिस के जाने के बाद सभी गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार सभी के चेहरे पर पछतावा था और वो सभी
आयुष की आंखों में देखने से घबरा रहे थे। सरपंच भी आयुष से माफी मांगना चाहता था, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। अजीब सा माहौल हो रखा था कि तभी मिनी और मन्नू के माता पिता आगे बढ़कर आयुष के सामने आए और कहा, बेटा, हमें माफ कर देना, हमने तुम पर शक किया और हाथ भी उठाया। इस पर आयुष ने तुरंत ही उन दोनों का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। अपनों को खोने का दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक एक करके गांव के दूसरे लोगों ने भी आगे आकर आयुष से माफी मांगी। हालांकि आयुष ने किसी और को कोई जवाब नहीं दिया, केवल हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि आयुष को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि गांव वालों की इस भीड़ में कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। आयुष तो कभी लोगों के बीच रहा भी नहीं था, इसलिए लोगों को परखने की उसकी समझ कम थी। अंत में सरपंच ने आयुष से माफी मांगने के लिए उसे गांव में ही खाना खाने के लिए कहा। पहले तो आयुष ने मना किया, लेकिन बाद में वो सबके साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। आयुष, जो हमेशा खुद खाना बनाकर खाता था, ये पहली बार था कि वो दादाजी के अलावा किसी और के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था। वो शिकायत तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी के हाथ का बना हुआ खाना इतना भी अच्छा नहीं था। और आज वो पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा था। वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई सारे लोग बैठे हुए थे। ये देखकर उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। उसे अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था। आयुष ने मन ही मन सोचा, शायद इसी को परिवार कहते हैं। तभी आयुष को अपनी पीठ पर किसी की नजरें महसूस हुई। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, तो आगे मुड़कर फिर से खाना खाने लगा। वहीं आयुष की नजर जहां पहले गई थी, वहां पर अंधेरे में कोई खड़ा था। रोशनी ना होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आयुष को देखते ही उसके मुंह से केवल एक ही बात निकली, ये फिर से बच गया। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। रात हो चुकी थी और आयुष खाना खाने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था। पहाड़ी के रास्ते पर चलते हुए आयुष मन ही मन सोच रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इत्तेफाक नहीं था। जरूर कोई ना कोई गांव में है जो कि पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है। बब्बन का चोरी करना और मिनी और मन्नू का गायब होना, फिर गांव वालों का मुझ पर भड़कना, कोई ना कोई है जो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कौन और क्यों? आयुष सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो एक पल के लिए रुक गया, फिर तुरंत ही पीछे मुड़ा, लेकिन उसे पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आयुष फिर से अपने घर की ओर चल दिया। आयुष के गांव से थोड़ी दूरी पर अंबारी गांव में जोरों से ढोल बज रहे थे। आज अंबारी गांव के सरपंच के बेटे की शादी थी और पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था। गाना बजाना चल रहा था और सभी खुशी से झूम रहे थे। सरपंच, जो अपने बेटे और बहू के साथ बैठा हुआ था, अचानक से उसकी नजर गांव के मुख्य द्वार पर पड़ी। गांव के मुख्य द्वार पर चार लोग एक डोली लेकर अंदर आ रहे थे। सरपंच अपनी जगह से उठकर उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ भाई जी, ये डोली किसकी है? सरपंच के ऐसा पूछने पर डोली उठाने वाले में से एक आदमी ने कहा, हमें दूसरे गांव जाना था, लेकिन रात बहुत हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि आज की रात आपके गांव में रुक जाएं, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो। अंबारी गांव के सरपंच ने कहा, अरे कैसी बात करते हैं, वैसे भी आज मेरे बेटे की शादी है, आप भी शामिल होइए और पेट भर के खाना खाइएगा। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम पेट भर के खाएंगे। सरपंच अपनी खुशी में इतना खुश था कि वो ये देखना भूल गया कि डोली में कोई नहीं था। कुछ घंटे बाद वो डोली फिर से रास्ते पर निकली। अब उसमें एक दुल्हन बैठी हुई थी और उनकी मंजिल आयुष का गांव था। अगली सुबह जिस अंबारी गांव में शादी थी, पूरा गांव खामोश था। चारों तरफ लाशें थी। जहां दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, वहां पर केवल दूल्हे की लाश थी, जिसका सिर घूमा हुआ था और सीने से दिल निकल रहा था।
और उसकी जगह केवल एक बड़ा सा छेद था। सरपंच की लाश गांव के मुख्य द्वार पर थी। उसके नीचे किसी ने खून से लिख रखा था, खाने के लिए शुक्रिया। क्या है चलती हुई डोली का राज? आखिर कौन आयुष का पीछा कर रहा था? क्या आयुष आने वाली मुसीबत का सामना कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।